क्या आवाज करती। हेलो। अब आ रही है। ठीक है। हमने 7 चैप्टर कर लिए थे ना, आपने पढ़ा वढ़ा है अभी मतलब इतने दिन में। अब लास्ट क्लास हमारी कब हुई थी मेरे को याद भी नहीं है। उसके बाद से जितना कराया उतना पढ़ा, आपने रिवाइज वगैरह करा। आप आवाज कट कट के आ रही है। आपकी आवाज अभी ना कट कट के आ रही है काफी। ये जो मैंने चैप्टर शो का स्टार्ट कराया आपको शो दिख रहा है आपको ये। थोड़ी देर उधर चली गई। हेलो। वो पीडीएफ दोबारा लगा दो, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा, ज्यादा तो डिफिकल्ट तो है नहीं ना, ये चैप्टर आसान है तो, है ना। हाँ, उस टाइम भी मैंने करवाया था, आपने थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा इसमें, है ना। वो ज्यादा इसमें कुछ नया है नहीं, इससे ज्यादातर वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सब बता रखा है। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। इट इज रेफर्ड एज अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। मतलब ये क्या है, एक कंट्री का सोशो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सपोर्ट सिस्टम है। सोशो मतलब सोशल लाइफ से रिलेटेड है, मतलब रिलीजन वगैरह हो जाएंगे, ये सारी चीजें आपके हो जाएंगे सोशल कल्चर से। और इकोनॉमिक से आ जाएगा आपका पॉलिटिक्स वगैरह, मनी कंट्रोल, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के ये सपोर्ट सिस्टम बनाता है, किसके लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो इसको बोलते क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सिंपल टर्म्स में अगर कहा जाए तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है आपके आसपास का माहौल कैसा है, ठीक है। मतलब कंट्री में बात हो रही है तो कंट्री का क्या क्या, मतलब कंट्री में क्या क्या चीजें अवेलेबल है, कंट्री के पास क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है, तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या है, कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी लाइक पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पे दोनों चीजें बता दी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं वो एक्टिविटीज जो किस लिए जरूरी होती है, प्रोडक्शन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसे कि पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें क्या होती है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है, refers to element of support system that are essential for social development of the और द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब
यहाँ पे क्या है, सपोज ऐसा जो क्या है सोशल डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सोशल डेवलपमेंट मतलब ऐसे कह सकते हो जो सोसाइटी, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, सोसाइटी का मतलब जैसे कि एक कम्युनिटी में आप रह रहे हो, ठीक है, वहां पर जैसे वहां उस चीज के डेवलपमेंट के लिए क्या बोलेंगे हम, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि एक मान के चलते हैं एक एरिया है जहाँ पे मतलब हर टाइप के हर रिलीजन के लोग रहते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, एक सोसाइटी हो जाएगी। और उसके डेवलपमेंट के लिए जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। दोनों में क्या चीज है वो देखो, मतलब दोनों हो एक साथ में कैसे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट कैसे होता है, तो वही बता रखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रोवाइड करता है, कंट्रीब्यूट करता है किस चीज में, ग्रोथ करने में और डेवलपमेंट करने में। कैसे, इसको ना इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस पॉइंट को, ये जो है आपका ये वाला पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है पहला पॉइंट, प्रमोटिंग प्रोडक्टिविटी इन ऑल थ्री सेक्टर। कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है कि जितने भी टाइप के सेक्टर है, तीन सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, उन सारे सेक्टर्स में क्या होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज को क्या करा जाता है, प्रमोट किया जाता है। कैसे प्रमोट किया जाता है वो देखो, इन प्राइमरी सेक्टर परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन वुड लीड्स टू अनसर्टेनिटी इन द फार्मिंग एक्टिविटी। मतलब जो परमानेंट मीन्स, मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस, ठीक है, ये जो मीन्स है इसका मतलब होता है रिसोर्सेस, इसकी जगह रिसोर्सेज लिख लेना साथ में। ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ इरिगेशन वुड लीड्स टू द अनसर्टेनिटी इन द फार्मिंग एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे क्या है कि जो परमानेंट रिसोर्स है, परमानेंट रिसोर्स है मतलब जो लैंड हो गया, और जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो बैल वगैरह है या फिर जो भी उनके पास खेती करने का जो भी सामान है वो परमानेंट होता है, तो उससे क्या होता है, अनसर्टेनिटी बनती है फार्मिंग एक्टिविटी में। कैसे, वो देखो मतलब अनसर्टेनिटी इस तरीके से आप बोल सकते हो उसमें कि एक टाइम के लिए उनके पास वही सारे रिसोर्सेज, आप उन्हीं को यूज कर करके आप क्या करोगे, खेती करते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो प्रोडक्टिविटी होगी, वो जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे हमारे पास आगे बोल रखा है इस पर सेकेंडरी सेक्टर के लिए। इन सेकेंडरी सेक्टर विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वुड सिंपली डिपेंड अपॉन विंड एंड सोलर एनर्जी एंड इन टर्शियरी सेक्टर। मतलब पहले सेकेंडरी सेक्टर में बोल रखा है कि बिना सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी सेक्टर वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होगा वो सिंपली डिपेंड किस पे हो जाएगा, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी पे। ठीक है। अगर सिर्फ जब अब हमने ऊपर देखा था कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की, जहाँ पे क्या क्या चीज चाहिए होती है, जैसे पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सारी चीज चाहिए होती है प्रोडक्शन के लिए। उसी तरीके से यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर सेकेंडरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो किस पे डिपेंड होना पड़ जाएगा, विंड और सोलर एनर्जी में। उसके बाद तीसरा बोला गया टर्शियरी सेक्टर विदाउट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन द सर्विस सेक्टर वुड नॉट ऑपरेट। और टर्शियरी सेक्टर में अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो जो सर्विस सेक्टर है वो बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं हो पाएगा। आई बात समझ में। ठीक है। उसके बाद आता है इंड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट। इंड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ इन्वेस्टमेंट एज इट प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी कंसिक्वेंटली। इंड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब कहना चाहते हो आप, ऐसे कह सकते हो इन्वेस्टमेंट को ये अट्रैक्ट करता है, मोटिवेट करता है, अट्रैक्ट करता है, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, कि मतलब जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा जिस जगह का, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, लोग ज्यादा करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो उसी जगह का क्या कहते हैं, आप एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे तुगलकाबाद का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे गलियां साफ है, यहाँ पे बारिश में पानी वगैरह अगर नहीं भरता, साफ सफाई रहती, तो लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे घर लेना पसंद करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब एक तरह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, बैकबोन। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, वो बीच में नेट बंद हो गया था, इसलिए मैंने क्या कहते हैं दोबारा स्टार्ट करा है। अब आवाज आ रही है ना आपको क्लियर? ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाला, ये आपको इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आपने पढ़ लिया था? मतलब समझ समझ में आ गया था ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट? मतलब यहाँ पे बता रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या जरूरी है, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। कि आप अगर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप देखोगे कि वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे है, कि वहाँ पे आपको इनकम होगी नहीं होगी, कि आप वहाँ पे अगर रहना चाहते हो तो वो रहने की जगह अच्छी है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इन्वेस्टमेंट की एक बैकबोन है, और जो क्या प्रमोट करती है, इन्वेस्टमेंट प्रमोट करती है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास जनरेशन लिंकेज। आप ना क्या कहते हैं, मैसेज कर दिया करो, जब ऐसा पूछता हूँ तो आप ओके मैसेज भेज दिया करो, ठीक है? तो पता चलता रहेगा कि आपको आवाज आ रही है। जनरेटिंग लिंकेज इन प्रोडक्शन एंड इनहेंसिंग साइज ऑफ मार्केट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि प्रोडक्शन और में क्या करता है, ये लिंक बनाता है, मतलब नए नए तरीके बनाता है प्रोडक्शन करने के। एंड इनहेंसिंग साइज ऑफ मार्केट, और जो मार्केट है उसमें क्या करते हैं, उसका साइज बड़ा करता है। ठीक है, मार्केट का क्या होता है, साइज बड़ा करता है। कैसे? लिंकेज मीन्स व्हेन द एक्सपेंशन ऑफ वन इंडस्ट्री फैसिलिटेट द एक्सपेंशन ऑफ अनदर। मतलब लिंकेज का मतलब क्या है कि जब एक इंडस्ट्री का एक्सपेंशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, दूसरी इंडस्ट्री का भी एक्सपेंशन होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझो इसमें, जैसे कि एक कार बनाने वाली कंपनी है, ठीक है? तो जितनी ज्यादा कार बनेंगी तो उसके जो पार्ट्स वगैरह हो गए, जैसे कि टायर वगैरह हो गया, बैटरी हो गई, या उसमें जो भी सामान लगता है, तो उसकी में भी ग्रोथ हुई, उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन उसका भी करना पड़ेगा। तो यही कह रहा है कि एक इंडस्ट्री का अगर क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो उसकी वजह से दूसरी इंडस्ट्री का भी एक्सपेंशन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आगे बोल रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउज दिस टू हैपन थ्रू डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एटसेट्रा, इट ऑल्सो इनहेंस द साइज ऑफ मार्केट। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, ये अलाउ करता है। कैसे? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होता है, लिंकेज बढ़ती है। और कैसे लिंकेज बढ़ती है, कि जितना ज्यादा ट्रांसपोर्ट बेटर होगा, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन बेटर होगा, उतना ही ज्यादा इंडस्ट्री की क्या होगी, ग्रोथ होगी। एंड इट ऑल्सो इनहेंस द साइज ऑफ मार्केट, और साथ में क्या होगा, मार्केट का साइज बढ़ता जाएगा। ठीक है, मतलब नए नए लोग आएंगे, नए नए अपना प्रोडक्शन करेंगे, सामान बनाएंगे, वो भी प्रॉफिट कमाएंगे, जिससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का जो मार्केट है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फैसिलिटेटिंग आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है कि जब हम क्या कहते हैं, अपना काम खुद ना करके किसी और मतलब किसी और से अपना काम करवाना। मतलब ऐसे कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं, बाहर की कंट्री कंपनियां हैं, वो क्या करती है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो उनके कंट्री में वो नहीं करवाते। ठीक है, वो क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज में क्या करते हैं, अपना काम भेज देते हैं, तो उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। तो आउटसोर्सिंग देखो क्या बोल रखा है, आउटसोर्सिंग इंक्लूड बोथ फॉरेन एंड डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्टिंग गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर मींस द कंट्री बिकम्स एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। मतलब आउटसोर्सिंग का मतलब है यहाँ पे फॉरेन भी आ जाएगा और डोमेस्टिक भी आ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है किसी बाहर की कंपनी, मतलब दूसरी कंट्री की कंपनी ही आउटसोर्सिंग करवाती है। अपने कंट्री में भी एक हो सकता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में आउटसोर्सिंग करवा रही हो। कॉन्ट्रैक्टिंग गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस द कंट्री बिकम्स एन इमर्जिंग डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग। और जितना ज्यादा आउटसोर्सिंग होता जाएगा तो उससे क्या पता चलेगा कि कंट्री में आउटसोर्सिंग के लिए बहुत ही ज्यादा कैपेबिलिटी है। ठीक है, तो उसी को बोलेंगे हम फैसिलिटेटिंग आउटसोर्सिंग। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया आपको अच्छे से? नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग एफडीआई। इंड्यूसिंग एफडीआई। एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये मैंने मैक्रो में भी बताया था आपको कि एक कंट्री जब दूसरी कंट्री में आके अपना डायरेक्ट बिजनेस स्टैब्लिश करती है, मतलब सीधी बिल्डिंग वगैरह लगा देती है, अपना ऑफिस वगैरह स्टार्ट कर देती है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बोल रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्क efficiently in less developed countries where domestic investment is low। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ कहाँ पर सबसे अच्छे से काम करती है, जहाँ पे कंट्री लेस डेवलप होता है, मतलब जहाँ पे वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो जाता, क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे कम इन्वेस्टमेंट लगती है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें मान के चलो, कोई बाहर की कंपनी का भी अगर एग्जांपल लेना चाहोगे, तो वो कंपनी क्या चाहती है, इंडिया की कंपनी, मतलब इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। ठीक है, तो जब जिस टाइम पे क्या कहते हैं, जब कंट्री के पास, मतलब आज से 10 साल या 20 साल पहले अगर आप देखोगे इंडिया में, तो उस टाइम पे एफडीआई क्या था, बहुत ही मतलब सस्ता था। बाहर की कंट्री आके क्या करते थे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते थे, क्योंकि यहाँ पर
बहुत ही ज्यादा सस्ता काम होता था, मतलब लेबर्स को पेमेंट वगैरह करनी भी कम हो जाती, लेबर का पेमेंट भी सस्ती हो जाएगी। मतलब लेबर को जो सैलरी वगैरह दी जाएगी वो सैलरी भी कम दी जाएगी, और जो वहाँ पे काम होगा वो भी सस्ता हो जाएगा, तो जो कंपनी थी उसे ओवरऑल प्रॉफिट होता था। तो जो एफडीआई है वो कहाँ पे बेस्ट काम करेगा, लेस डेवलप कंट्रीज में। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला। नेक्स्ट आता है हमारे पास एनर्जी एंड हेल्थ की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब मैंने क्या चाह रहा है कि इस चीज को ना मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। इस टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। क्या है ये टॉपिक? एनर्जी एंड हेल्थ की कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब एक कंट्री में जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एनर्जी और हेल्थ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, कैसे है देखो, पहले बता रहा है। पहली चीज आती है कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। कोल पेट्रोलियम, मतलब पहली चीज आपके पास कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहला मतलब कमर्शियल है, कमर्शियल के अंदर क्या चीज आ जाएगी? वो चीज है जो क्या कहते हैं बिजनेस के लिए यूज होती है। नॉन कमर्शियल के लिए मतलब ऐसी चीजें जो घर में यूज होती है, और किसके लिए? एनर्जी के लिए। अब देखो यहाँ पे दोनों चीजें बता रखी है। ये वाला मैं आपको क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ना एमसीक्यू बनते हैं और इसमें 1 मार्क से 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन बन जाता है। इसमें 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इसमें ये पूछ लेते हैं कि बताओ आपका इसमें मतलब कौन सा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, कौन सा नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहला आता है आपका कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस आर द गुड्स दैट आर यूज लार्जली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड इन फैक्ट्रीज। मतलब जो कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीजें क्या होती हैं आपके कमर्शियल में आ जाती हैं। मतलब ये सारी चीजें कहाँ पर यूज होती है? बिजनेस में यूज होती है। ठीक है, उसका आता है एनिमल वेस्ट एग्रीकल्चर वेस्ट आर मोस्टली यूज इन हाउस होल्ड एज कंज्यूमर गुड्स और डोमेस्टिक पर्पस। मतलब और ये एनिमल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, ये ज्यादातर चीजें कहाँ यूज होती है? रूरल हाउस होल्ड, मतलब जो गांव के घर होते हैं, गांव में जो घर होते हैं वहां पर ज्यादातर यूज होती है एज अ कंज्यूमर गुड्स फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर के कम में ये यूज होती है सारी चीजें। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज। मतलब यहाँ पे क्या है? कन्वेंशनल का मतलब क्या है? कन्वेंशनल आर दोज दैट हैव अ हिस्ट्री ऑफ देयर नॉलेज एंड यूज लाइक नेचुरल गैसेस। कन्वेंशनल का मतलब है, मतलब होता है वो रिसोर्सेज जिसे कह सकते हो जिनकी एक हिस्ट्री है। इससे मतलब जो बहुत ही पुराने टाइम से क्या होते हैं यूज में हो रहे हैं, जैसे कि नेचुरल गैसेस हो गया। और नॉन कन्वेंशनल का मतलब है दैट हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली एंड हैव नॉट गेन्ड मच पॉपुलैरिटी लाइक बायोमास। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जो रिसेंटली जो नए नए अभी डेवलप हुए हैं, नए नए डिस्कवर हुए हैं और बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी उनको नहीं मिली है, जैसे कि बायोमास। ये बायोमास भी कह सकते हो, इसको बायोगैस भी कह सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास आगे कन्वेंशनल नॉन एनवायरमेंट फ्रेंडली। अब ये सारी जो चीजें दे रखी है यहाँ पे बस आपको एग्जांपल बता रखे हैं कि कन्वेंशनल सोर्स में क्या क्या आता है। कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, नेचुरल गैस आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है। ठीक है, और ये सारी चीज आपको बता रखे हैं कहाँ का यूज होता है। तो यहाँ पे दो तीन चीजें आप वो इंपॉर्टेंट मार्क करना। पहला ए पॉइंट है जो कोल, इसमें जो लिखा हुआ है क्या, इंडिया इज रिच इन कोल प्रोडक्शन। तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको अंडरलाइन कर लेना कि कोल जो है, इंडिया जो है वो क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा कोल का प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब कोयले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है? इंडिया में होता है। एंड इट्स मेन कंज्यूमर्स आर थर्मल पावर स्टेशन, रेलवे, सीड स्टील प्लांट्स एटसेट्रा। गुड क्वालिटी कोल फॉर इंडिया इज इम्पोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, इंडिया सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कोल को। उसके बाद इंडिया में सबसे ज्यादा यूज कौन करता है कोल को? थर्मल पावर स्टेशन, रेलवे, स्टील प्लांट, ये लोग यूज करते हैं। और जो अच्छी क्वालिटी का कोल होता है उससे क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में इंपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कोल फॉर इंडिया इज इम्पोर्टेड टू अदर कंट्रीज। मतलब यहाँ पे बेसिकली बात एक्सपोर्ट की हो रही है, बस इम्पोर्टेड दूसरी कंट्री के हिसाब से बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट पेट्रोलियम है। पेट्रोलियम में भी इतना कुछ है नहीं। इंडिया है सरप्लस डिमांड ऑफ पेट्रोलियम। यहाँ बोल रखा है कि इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब एक एवरेज डिमांड है पेट्रोलियम की, कि इंडिया में बहुत ज्यादा पेट्रोलियम यूज होता है। ठीक है,
उसके बाद देखा इज नॉट सरप्लस, सो इवन दिस हैज टू बी इम्पोर्टेड ओइंग टू गैप बिटवीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये बेकार है। नेचुरल गैस पे बोल रखा है कि ये रॉ मटेरियल यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर, एज अ एलपीजी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बता रखा है, द थ्री सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया, थर्मल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑटोमेटिक पावर स्टेशन। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इंडिया में कितने टाइप की इलेक्ट्रिसिटी के मतलब पाई जाती है। तो पहला है थर्मल, दूसरा है हाइड्रो और तीसरा है एटॉमिक, ठीक है। थर्मल, हाइड्रो, ऑटोमिक। देयर हैज बीन शिफ्ट फ्रॉम हाइड्रो to thermal because India has large reserves of coal hydroelectric station installation require huge investment है। देखो, जो थर्मल है वो मतलब जो कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो थर्मल में आती है। हाइड्रो मतलब जो पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, और एटॉमिक मतलब जो न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह से बनाई जाती है। ये सारी चीजें, ठीक है। तो वो सारा हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की आपकी हो जाती है। आई बस समझ में। नेक्स्ट आता है हमारे पास। तो ये आपको बस ये ऊपर ऊपर से आपको मतलब सब पढ़ लेना है, बेसिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। बस आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सब ज्यादा कंजम्पशन करता है, कौन सब ज्यादा प्रोडक्शन करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। पहला था कन्वेंशनल, अब है नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल जैसे मैंने ये पीछे बताया, मतलब जो नए नए डिस्कवर हुए, जो नए नए डिस्कवर हुए और जिनको ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली है। तो कौन कौन से हैं ऐसे, जो क्या होते हैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, मतलब जिससे इन्वायरमेंट को कोई खतरा नहीं होता। सोलर एनर्जी आपको पता ही है, विंड एनर्जी आपको पता ही है, जियो थर्मल एनर्जी, ये देख लेंगे अभी क्या होता है, एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव्स। और एनर्जी थ्रू टाइड्स एंड वेव मतलब जो समुद्र में जो क्या कहते हैं लहरें होती है पानी की, उससे भी क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जियो थर्मल से आप कह सकते हो नेचुरल से बन, मतलब जैसे थर्मल हम किस में देख रहे थे, कोल वगैरह से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। लेकिन अब जियो थर्मल में आप ऐसे कह सकते हो कोल वगैरह से ना बन के नेचर से इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बनाई जा रही है, ठीक है। वो चीज हो जाएगी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है हमारे पास इमर्जिंग चैलेंजेस इन पावर जनरेशन। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बस, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट मार्क रखना है इसको, ठीक है। इम्पोर्टेंट। तो इस पे देखो पहला पॉइंट क्या है, मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि पावर जनरेशन करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, ऐसे समझ सकते हो कि क्या क्या दिक्कतों की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला आता है आपके पास इन एडिक्वेट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इंडिया में इतनी ज्यादा कंजम्पशन है। आप इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आपको पता ही है। और पॉपुलेशन जो ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है वो ज्यादातर गाँव में रहती है। अब हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है ना, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती। वो उसका रीजन क्या है कि जो जनरेशन है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा रही है वो सफिशिएंट नहीं है, वो पूरी तरीके से सफिशिएंट नहीं है। कैसे? ड्यू टू एक्सेस डिमांड ओवर सप्लाई, द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव लोड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर कट्स एटसेट्रा। मतलब डिमांड क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ज्यादा है। सप्लाई क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ही ज्यादा कम है। सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है। डिमांड क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ज्यादा है, और सप्लाई क्या है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत ही ज्यादा कम है। जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन और मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में होते हैं दिक्कतें आती है, ठीक है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, जैसे कहीं पे तार कट गया, या फिर कहीं पे तार टूट गया, या कहीं खंभा गिर गया, तो ये सब अब दूर दूर की इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है तो हर जगह कनेक्शन करवाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ फॉल्ट हो गया तो जिसकी वजह से क्या होगा, पूरी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से पावर कट्स होती है, मतलब लाइट वगैरह चली जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इट इज देयर फोर एसेंशियल टू मीट द राइजिंग डिमांड विद इंक्रीज सप्लाई। और यहाँ पे बहुत ही जरूरी है कि जैसे जैसे सप्लाई की क्या सॉरी जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिमांड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उसकी सप्लाई भी क्या करी जाए, बढ़ाई जाए, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट आता है हमारे पास लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। लेस कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडिया। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज इंडिकेटेड बाय प्लांट लोड फैक्टर। इसके ब्रैकेट में लिख लेना आप PLF, यहाँ पर PLF, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है कि जो भी प्रोडक्शन मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है कंट्री में, इंडिया में, उसका अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा। प्रोडक्शन कैपेसिटी का क्या है, बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइजेशन किया जाता है। और जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होती है वो किससे मेजर करी जाती है, मेजर करी जाती है PLF, मतलब प्लांट लोड फैक्टर से। इस चीज को याद रखना है। इस चीज में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लेते हैं कि किसी की मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर हमें चेक करनी है तो कैसे उसको चेक करते हैं। तो किससे चेक करते हैं, PLF प्रोडक्शन, ये है प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है। इससे हमें चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस।
तो यहाँ पे क्या है, टी एंड डी लॉसेज जिसे कहा जाता है, ओइंग टू इंक्रीजिंग टी एंड डी लॉसेज मोस्ट स्टेजेस स्टेट्स गो फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक है, कि जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो लॉस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बीच में एक स्टेट से दूसरे स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, बीच में कहीं से तार कट गया, ठीक है, या फिर हो सकता है कि एक छोटा शहर है, वहां पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कर रहे हैं, बिजली की चोरी हो रही है, ठीक है, वो सारी चोरी कब करी जाती है, जब क्या कहते हैं गवर्नमेंट की होती है सारी की सारी, ठीक है, और जब सरकारी लाइट है तो उससे तो हर कोई लेना चाहेगा, है ना। जैसे पहले आपने सुना होगा, पहले लाइट दो तरीके से आती थी, पहले एक सरकारी लाइट आती थी, दूसरी आती थी प्राइवेट लाइट, ठीक है। तो जो सरकारी वाली लाइट थी उसमें गवर्नमेंट का सारा हिस्सा होता था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, ये इलेक्ट्रिसिटी की बहुत चोरी करी जाती थी, बहुत ही ज्यादा क्या होता था, चोरी हो जाती थी, मतलब तार वगैरह डाल दिया जाता था। तो इसकी वजह से ये सारी चीजों को हटा के क्या करा गया, इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेट करा गया। तो मोस्ट स्टेट्स गो फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिससे क्या हो गया कि अब इलेक्ट्रिसिटी जो भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएगी उसे कौन देखेगा, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, ठीक है। जैसे कि आज के टाइम पे बीएसईएस है, बीएसईएस रिलायंस की कंपनी है, और उसमें क्या कहते हैं, सारा इसका देख रेख कौन करता है, रिलायंस देख रेख करता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की चोरी वगैरह नहीं की जा सकती। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। लॉसेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके बोर्ड्स होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऐसे कह सकते हो, जो देखता है कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचानी है, किसके यहाँ पे मीटर लगाना है, कहाँ इलेक्ट्रिसिटी चोरी हो रही है, ये सारी चीजें वो देखते हैं, ठीक है। तो वो उनका क्या हो रहा है, वो बहुत ही ज्यादा लॉस में चल रहे हैं। लॉस में कैसे चल रहे हैं वो देखो, इन इंडिया प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। ठीक है, मतलब इंडिया में जो प्रोडक्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन है, किसके अंडर में है, गवर्नमेंट। मतलब जो गवर्नमेंट है वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, लेकिन एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स। लेकिन जो भी ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये जो हमारे घरों तक आती है, ये कौन देखता है, ये स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स देखते हैं, ठीक है। तो दो चीजें हैं, प्रोडक्शन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ रही है, वो उसको कौन देखता है, वो देखता है स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ फंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स आर रनिंग इनटू लॉसेस। अब जिसकी वजह से यहाँ पे और बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी में बहुत ही कम फंड दिया जाता है, मतलब जो बजट वगैरह बनता है गवर्नमेंट का, उसमें जो फंड दिया जाता है वो बहुत ही कम एलोकेट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी बिजनेस हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के, वो सारे लॉस में जा रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोपिंग विद चैलेंजेस ऑफ पावर जनरेशन। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे पावर जनरेट ज्यादा हो रही है, उसके साथ ही साथ में क्या करना चाहिए, उसको कोप करना चाहिए, मतलब जैसे जो जो मतलब पावर जनरेशन के जो चैलेंज है उसको ओवरकम करना चाहिए, उनको चैलेंज को कंप्लीट करना चाहिए, ऐसे कह सकते हो। कि देखो अभी हमने ऊपर देखा था कि प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, तो वही पहला पॉइंट आ गया कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, पहला ऊपर हमने भी देखा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस क्या हो रहे थे, बहुत ही ज्यादा हो रहे थे। अब उसी चीज को बोला गया है कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करा जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इम्प्रूव सप्लाई इनपुट्स टू पावर प्लांट्स। अभी हमने ऊपर देखा था कि जो पावर प्लांट है उसमें मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी सप्लाई है नहीं। तो अब उसी चीज को बोला गया कि जो पावर प्लांट है उसकी सप्लाई बढ़ाई जाए, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली ज्यादा प्रोड्यूस होगी और लोगों तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इनकरेजिंग प्राइवेटाइजेशन एंड एफडीआई इन पावर जनरेशन। अभी ऊपर देखा हमने कि यहाँ पर इस वाले पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में, कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसमें भी देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी बनाता कौन है और डिस्ट्रीब्यूट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और हमारे घर तक कौन पहुंचाता है इलेक्ट्रिसिटी, स्टेट बोर्ड। तो इसी चीज को बोल रहा है कि प्राइवेटाइज करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्राइवेटाइज करना चाहिए। और एफडीआई में क्या होना चाहिए, पावर जनरेशन, मतलब पावर जनरेशन में एफडीआई करना चाहिए। जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट को जो कंट्रोल होगा वो कम होता जाएगा और प्राइवेट के हाथ में ज्यादा जाएगा, तो प्राइवेट अपने हिसाब से बिजनेस चलाने के तरीके से वो अच्छे से ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, एक तरह से प्रॉफिट कमा पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से पहुंचा पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया।
ओके, नेक्स्ट आते हैं हेल्थ। इसमें ना आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है हेल्थ को। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ हेल्थ अफेक्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए तो हेल्थ से कैसे अफेक्ट करता है। गुड हेल्थ ensure that there is increased efficiency to handle tough tasks, productivity of labor increasing along with the mental abilities। मतलब यहाँ पे क्या है कि जितनी ज्यादा अच्छी हेल्थ होगी लोगों की, उससे क्या होगा, लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी। और जब लोगों की एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो टफ टास्क को करने के लिए हैंडल कर पाएंगे। मतलब अब मैं अच्छा, मतलब ऐसे कह सकते हो कि जो कठिन काम होगा, जो डिफिकल्ट काम होगा, उसको वो अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। लेबर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और उसकी मेंटल एबिलिटीज भी अच्छी होंगी। ठीक है, तो अच्छी हेल्थ से ये सारी चीज होती है। अगर बात हो रही है कि डिक्लाइन इन डेथ रेट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हेल्थ कैसे इंप्रूव हो रही है, कि जितनी ज्यादा मतलब कम डेथ रेट होगी, उस मतलब उसका मतलब क्या है, लोग ज्यादा जी रहे हैं, तो मतलब उससे क्या हो रहा है, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। तो वहीं पे बोल रखा है फ्रॉम 27 पर थाउजेंड 1951, 6.4 पर थाउजेंड 2016। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है कि 1951 में अगर आप देखोगे तो 1951 में 1,000 लोगों में से 27 लोग ऐसे थे जो मर जाते थे। ठीक है, लेकिन 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग 1,000 में से सिर्फ 6.5, मतलब ये परसेंटेज में बोल रखा है 6.4% इस तरीके से होगा। ठीक है, तो 1,000 में से 6 लोग हैं जो अब मर रहे हैं। आई बात समझ में? तो मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज्यादा रेशियो बहुत ही ज्यादा कम हो गया है। नेक्स्ट आता है रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट मतलब क्या है, जो मतलब न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। हैज रिड्यूस फ्रॉम 146 पर थाउजेंड इन 1951 टू 34 पर थाउजेंड 2060। मतलब 1951 के टाइम पे जो न्यू बॉर्न बेबीज होते थे वो 1,000 में से 146 बेबीज मर जाते थे। लेकिन आज 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे 1,000 में से सिर्फ 34 बेबीज ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, न्यू बॉर्न मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास राइज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जो लोग जो जीने की मतलब एज कह सकते हो। ठीक है, कि एक एवरेज एज एक पर्सन कितना एवरेज तक जीता है। तो 1951 में जो एक एवरेज पर्सन जीता था वो कितने एज तक जीता था, 32 ईयर्स तक। लेकिन 2016 के डेटा के अकॉर्डिंग एक पर्सन अब कितने एज तक जीता है, 68.3 ईयर्स तक वो सरवाइव करता है, मतलब उस वो जिंदा रहता है। ठीक है, ऐसे कह सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल ओवर डेडली डिजीज एंड डिक्लाइन इन अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी जो मतलब पहले बहुत ही सारी बीमारियां चलती थी, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जिसे कह सकते हो, कॉलेरा कह सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं, टीबी हो गया, कॉलेरा हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये क्या आते हैं बहुत ही ज्यादा अब अंडर कंट्रोल हो चुके हैं। अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन फ्रॉम 248 पर थाउजेंड। और ये ज्यादा चीजें किसमें होती थी, छोटे बच्चों में होती थी। और टीबी वगैरह तो बड़े लोगों में होता था, कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स छोटे बच्चों में होता था। ठीक है, तो 1960 के टाइम पर 200 248 लोग ऐसे थे 1,000 में से जिनको ये बीमारियां होती थी। ठीक है, लेकिन 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग 1,000 में से 245 लोग ऐसे हैं जिनको ये बीमारियां होती है। ज्यादा फर्क इसमें पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ा ही है इसमें। आगे बोल रखा है कि मैनी हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज अलोंग विद द डॉक्टर्स हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली एंड द हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव बीन एक्सपेंडिंग। की बोल रहा है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स नए बने हैं, डिस्पेंसरीज बनी है जिसमें नए डॉक्टर्स वगैरह अपॉइंट किए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज कंट्री की और ज्यादा बढ़िया होती जा रही है। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया का मतलब क्या है कि इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम कैसा है। तो यहाँ पे जो इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, मतलब थ्री टायर में डिवाइड है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाउ इंडियाज हेल्थ सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कितने टायर में डिस्ट्रीब्यूट है ये। 3 टायर में डिस्ट्रीब्यूट। तो पहला टायर है आपका इंक्लूड प्राइमरी हेल्थ सेक्टर। प्राइमरी हेल्थ सेक्टर यहाँ पे बोल रखा है इंक्लूड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। टायर वन में आ जाएगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड सब सेंटर दैट आर सेट अप इन मोस्टली स्मॉल टाउन्स एंड रूरल एरियाज एंड मैनेज बाय a single doctor and auxiliary midwives. The emphasis on educating people regarding healthcare issues and preliminary treatment is offered to patients within manageable limits। मतलब
जो टायर वन आप ऐसे कह सकते हो कि जो छोटे छोटे गाँव में जो छोटे मतलब छोटे मोटे जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरीज लगाई जाती है उनको टायर वन बोला जाता है। ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर आ जाएंगे, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसमें आ जाएंगे, और सब सेंटर जिसमें मोस्टली क्या होते हैं छोटे गाँव में लगाए जाते हैं, और कोई एक सिंगल डॉक्टर पूरे हॉस्पिटल को देख सकता है। या फिर ऑक्सिलरी मिडवाइफ, ऑक्सिलरी मिडवाइफ आप ऐसे कह सकते हो, जो दाई माँ वगैरह जिन्हें कहते थे ना, वो लोग यहाँ पे आराम से मतलब एक डॉक्टर हो गया, एक साथ में नर्स वगैरह हो गई, ठीक है। तो वो लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टायर वन में पूरे हॉस्पिटल को हैंडल कर सकते हैं। और साथ में बोल रखा है कि यहाँ पे लोगों को एजुकेट किया जाता है हेल्थ केयर इश्यूज से रिलेटेड, और उनको प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट दिया जाता है जो उनके लिमिट में होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को हल छोटी ऐसी हल्का फुल्का बुखार है या फिर खांसी है, ये सारी चीजें एक नॉर्मल डॉक्टर देख के ठीक कर सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके टायर वन में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है टायर टू। टायर टू में आता है सेकेंडरी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दैट हैव बीन अपग्रेडेड फॉर फैसिलिटीज लाइक ईसीजी एंड एक्सरेज मोस्टली लोकेटेड इन बिग टाउन्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। जैसे कि अब जैसे आप कुछ बड़े चेकअप्स वगैरह करा रहे हैं जिसमें ईसीजी हो गया, एक्सरे हो गया, या अल्ट्रासाउंड वगैरह, या कुछ और ऐसे चेकअप्स होते हैं जो मतलब छोटे टाउन में पॉसिबल नहीं है, तो उन सब चीजों के लिए एक अलग मतलब सेकेंडरी हेल्थ केयर सिस्टम बनाया गया, जो ज्यादातर बिग टाउन्स या डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में लगाए जाते हैं। आईवास वन में जैसे कि टायर वन पे कोई पर्सन गया, उससे कुछ मन चलता है किडनी स्टोन है, तो वो वहां पे अल्ट्रासाउंड से उसे नहीं पता, वहां पे अल्ट्रासाउंड होता ही नहीं, तो लोगों को नहीं पता चल पाएगा। तो वो कहाँ पे रेफर कर देगा, बड़े शहरों में रेफर कर देगा। नेक्स्ट आता है includes tertiary healthcare center that offer specialized medical facility and also include educational research center like एम्स, पीजीआई एटसेट्रा, ठीक है। और टर्शियरी हेल्थ केयर सेक्टर में आ जाएंगे जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से स्पेशलाइज मेडिकल फैसिलिटी, मतलब स्पेशलाइज जैसे कि कैंसर का हॉस्पिटल है स्पेशलाइज, या आंखों का हॉस्पिटल है स्पेशलाइज, जैसे चांदी वाला आंखों का स्पेशलाइज हॉस्पिटल है, ठीक है। और अलग अलग हॉस्पिटल अलग अलग में स्पेशलाइज है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी आपके टायर थ्री में। जैसे कि एम्स हो गया, पीजीआई, तो ये सारी चीज आपकी क्या हो जाएंगे, थ्री टाइप्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। और इसको थ्री टायर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टायर वन में आपका प्राइमरी हेल्थ, टायर टू में आपका सेकेंडरी हेल्थ, और टायर थ्री में आपका एडवांस लेवल। आई बात समझ में, अच्छे समझ में आ गया ये पॉइंट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात आती है कि कंट्री में प्राइवेट सेक्टर का हेल्थ सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अभी तक जो हमने पढ़ा वो गवर्नमेंट वाला पढ़ा सारा, ठीक है, कि गवर्नमेंट में जो क्या कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हो गए, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरीज होगी, तो ये सारी चीजें आ जाती है। अब हमें देखना है कि कंट्री में प्राइवेट सेक्टर का क्या हाल है हेल्थ सेक्टर में। तो देखो, इन इंडिया मोर देन 80% ऑफ टोटल हेल्थ केयर स्पेंडिंग इज अकाउंटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। जो इंडिया में जो टोटल हेल्थ केयर होता है, मतलब टोटल हेल्थ केयर है, उसमें 80% लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में इलाज कराते हैं। मतलब ऐसा ये बेसिकली ये माना जा रहा है कि इंडिया में जितने भी हॉस्पिटल है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिला के, तो जो लोग हैं इंडिया में रहने वाले वो ज्यादातर अपना इलाज कहाँ से करवा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और कितने लोग, 80%, ठीक है, 80% लोग अपना इलाज कहाँ से कराना प्रेफर करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से। प्राइवेट सेक्टर इन हेल्थ केयर हैज गेन्ड great dominance in all sub market medical education and training manufacturing sales of pharmaceutical etc। मतलब प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर जो है उसने क्या करा है, बहुत ही ज्यादा एक अचीवमेंट ली है। ग्रेट डोमिनेंस का मतलब आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। बहुत बड़ी अचीवमेंट हुई है किसमें, सब मार्केट मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब क्या कहते हैं छोटे छोटे इन्होंने मतलब हॉस्पिटल के साथ साथ इन्होंने क्या करेगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन भी खोल रखा है जहाँ पे लोग डॉक्टर वगैरह की पढ़ाई कर सकते हैं और वो अपने डॉक्टर की डिग्री वगैरह ले सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं दवाइयों की, और सेल भी करते हैं दवाइयों की, ठीक है। तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आपके प्राइवेट सेक्टर में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है हेल्थ एज एन इमर्जिंग चैलेंज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हेल्थ किस तरीके से एक चैलेंज है। तो यहाँ बताया हुआ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विस अक्रॉस रूरल एंड बड़ी। जैसे कि आपको पता है कि गांव वगैरह में क्या है, आपके जो हॉस्पिटल वगैरह उसमें फैसिलिटी अच्छी नहीं मिल पाती है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, शहरों की तरफ भागते हैं। तो वही चीज हो रही है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है हेल्थ केयर सर्विस का, कि जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज है, रूरल एरिया में वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है हेल्थ केयर की। नेक्स्ट आता है पुअर मैनेजमेंट एंड पुअर अपकीप एंड मेंटेनेंस की। बहुत ही ज्यादा मतलब कहीं कहीं जैसे गांव यहाँ पे बोल रखा है हेल्थ पर्सनल आर इनएडिक्वेट इन रूरल एरियाज एंड देयरफॉर दे हैव टू गो टू अर्बन हेल्थ केयर सेंटर्स और बी ट्रीटेड इन रूरल एरियाज बाय अनऑथराइज्ड डॉक्टर। मतलब जो गांव देहात में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या हॉस्पिटल वगैरह होते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता,
उनकी देख रेख अच्छी नहीं होती, और जो मेंटेनेंस वगैरह होती है वो भी अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो जो हेल्थ पर्सनल है, हेल्थ पर्सनल का मतलब डॉक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या है, इनएडिक्वेट है रूरल एरिया, मतलब जो अच्छे डॉक्टर्स है वो रूरल एरियाज में उनकी कमी है। जिसकी वजह से क्या होते हैं, जो अर्बन हेल्थ केयर वाले जो लोग हैं, मतलब अर्बन जो गाँव के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। या फिर जो लोग शहर नहीं जा पाते, वो गांव में ही जो डॉक्टर्स है, जो अनऑथोराइज डॉक्टर है, मतलब जो जिन्हें झोला छाप डॉक्टर आप कह सकते हैं, जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन वो फिर भी दुकान लेके बैठे हुए हैं, तो उनसे इलाज वो करवाते हैं अपना। गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर्स आर very poor. The quality difference can be observed in private and public hospital. Therefore, people have to shift to private ones despite them being unaffordable. ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि आपको ये खुद पता होगा कि जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर है बहुत ही खराब क्वालिटी का, मतलब पहले तो ऐसा था लेकिन अब तो कुछ सालों में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो गए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, साफ सफाई वगैरह हो गई है काफी, सुनने में मैं तो गया नहीं हूँ लेकिन फिर भी अच्छे से हो गया है, मतलब काफी सही बताते हैं। तो जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर सेंटर है वो क्या है, बहुत ही खराब थे पहले, और जिनकी क्वालिटी बहुत ही खराब थी, और जिनसे मतलब एक बेसिक डिफरेंस पता चल जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में और पब्लिक हॉस्पिटल में। ठीक है, तो जिसकी वजह से लोग क्या होते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्यादा जाना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। भले ही लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल महंगा लगता है लेकिन वो वहां पर जाके अपना इलाज कराना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज अच्छी मिलती है लोगों को। वो चीज आई बात समझ में, पूरा ही समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आते हैं, लास्ट। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, ड्यू टू प्राइवेट ओनरशिप encouraged by the government, the healthcare services are becoming expensive and inaccessible along with being unaffordable to many। अब वही बात अभी हमने देखी, जो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर बनते जा रहे हैं, तो जितने ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल बनते जाएंगे लोग, और गवर्नमेंट भी उन्हें इनकरेज कर रही है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल डालते जाओ डालते जाओ। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विस वो अच्छी देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन वो महंगी होंगी। वहाँ पे सर्विसेज, जो हेल्थ केयर सर्विस होंगी वो क्या हो जाएंगी, एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगी। फिर तो उनके लिए कौन सा रास्ता बचेगा, फिर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके ही वो अपना इलाज करवाएं, भले ही वहां पे इलाज ढंग से हो या ना हो, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही उन्हें करवाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में अफोर्ड नहीं कर पा रहे इलाज करवाना। नेक्स्ट आता है पुअर सैनिटेशन लेवल। पुअर सैनिटेशन लेवल का मतलब क्या है, देर इज पुअर सैनिटेशन, मतलब साफ सफाई की बात हो रही है कि पुअर सैनिटेशन लेवल इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, मीनिंग that the surroundings aren't clean and people are still unaware about the proper sanitation system that come under sanitation infrastructure। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है कि जो अब बहुत सारे ऐसे, मतलब जैसे शहरों में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या जो गांव में जो हॉस्पिटल है, वहां पे सैनिटाइजेशन, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि साफ सफाई बहुत ही कम है, बहुत ही खराब साफ सफाई है वहाँ की। सराउंडिंग्स आरंट क्लीन, तो मतलब जो वहाँ के आसपास का एरिया है, हॉस्पिटल्स के आसपास का, या फिर जहाँ पर पेशेंट को रखा जा रहा है वहाँ के आसपास का एरिया बहुत ही गंदा है, मतलब साफ सफाई नहीं है, और जिसकी वजह से पीपल आर अनअवेयर अबाउट द प्रॉपर सैनिटेशन, और लोगों को अभी भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि प्रॉपर सैनिटेशन क्या होता है। दैट कम अंडर सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जिससे सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज आती है लोगों को ही पता ही नहीं। ठीक है, जैसे आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ तो आप वहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे कैसे लोग मतलब जैसे जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जो सीढ़ियों के पास ही वहाँ पे लोग सोते रहते हैं, बिस्तर लगा के पड़े रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखी जाती है, और लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो सोचते हैं हॉस्पिटल साफ है, लेकिन वो जब इतने सारे पेशेंट आ रहे हैं तो वहाँ पे वो साफ सफाई नहीं है। और यही सारी चीज आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में देखने को नहीं मिलेंगी, वहाँ पे प्रॉपर साफ सफाई रखी जाती है, वहाँ पे प्रॉपर सैनिटाइजेशन करा जाता है। आप पतरा में चले जाओ, मजीदिया चले जाओ, किसी भी हॉस्पिटल जाओगे वहाँ प्रॉपर साफ सफाई रहती है। वहाँ पे हर टाइम झाड़ू पोछा लगाया जाता है, वो भी अच्छे तरीके से साफ सफाई रखी जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल के बीच में। लास्ट आता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आ जाएगा आपका सिस्टम ऑफ मेडिसिन दैट आर कंसिडर टू बी इंडियन ओरिजिन और गॉट सेटल्ड इनटू इंडियन कल्चर। मतलब सिस्टम ऑफ मेडिसिन, मतलब इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन उस चीज को बोला जाएगा कि ऐसा सिस्टम मेडिसिन का जो इंडिया से ओरिजिन हुआ है, मतलब इंडिया से ही निकला है, और इंडियन कल्चर में ही बसा हुआ है, और वो बाहर के कंट्री भी उसे क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे कि आप एग्जांपल दे रखा है आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी। तो आप इसमें एक काम करो, एक चीज और लिख लो यहाँ पे, इसमें लिखो आप आयुष। ए, इस तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, AYUSH, आयुष। ठीक है, तो ए के आगे लिखना आप आयुर्वेद।
ठीक है। वाई के आगे लिखना है आप योगा। उसके बाद यू के आगे लिखना है यूनानी। एस के आगे लिखना है आप सिद्धा। और एच के आगे लिखना होम्योपैथी। ठीक है, ये चीज आप लिख लो। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुल फॉर्म ऑफ आयुष। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में ओरिजिनेटेड होने वाली मेडिसिन सिस्टम के बारे में बताओ। तो कौन कौन से हैं? ये पांच होते हैं आयुष, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है AYUSH। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एच फॉर होम्योपैथी। ठीक है, आयुर्वेदा आपको पता ही होगा। और योगा आपको पता है। यूनानी जो जैसे जो मस्जिदिया में जो मेडिसिन वगैरह यूज होती हैं वो यूनानी आ जाती हैं। सिद्धा मतलब जड़ी बूटियों के साथ जो चीजें करी जाती हैं, जड़ी बूटियां झाड़ फूक से इन सब चीजों से करी जाती है। और होम्योपैथी, होम्योपैथी भी आपको पता होगी, जो छोटी छोटी व्हाइट गोलियां दी जाती हैं उसमें अलग से दवाई डाल के, है ना, वो सारी चीजें होम्योपैथी हो जाती है। तो ये टाइप की आप इतने पांच टाइप के ये सारी जो दवाइयां हैं ये इंडिया से ही बनी है। ये किसी बाहर की कंट्री से नहीं है, ये इंडिया से ही बनी है और इंडिया से ही बाहर की कंट्रियों में जाती है। आई बात समझ में? सिद्धा का मतलब होता है जड़ी बूटियों से रिलेटेड। ठीक है, जो जड़ी बूटियां मतलब जैसे कि जंगल वगैरह में जो घास फूस होती है उससे दवाइयां बना के उसे दवा मतलब ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है, वो सारी चीजें सिद्धा में आ जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, कोई बात नहीं। चलो, आप पूरा चैप्टर आपका ये कंप्लीट हो गया। आपके 8 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज आपका 8th हो गया। नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे को करेंगे, उसमें 9th और 9th करेंगे। ठीक है, 9th चैप्टर, उसके बाद 10th। और हो सकता है मंडे को शायद अगर लॉकडाउन खुल जाता है तो फिर सेंटर पे ही क्लास होगी, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई बस समझ में? आयुष दोबारा समझाना है? हम्म हम्म। चलो ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। तो वैसे आप क्लियर है ना आपका? अब इस चैप्टर में आपको क्वेश्चंस, अच्छा आपने क्वेश्चन आंसर पढ़ना स्टार्ट करे, अभी तक नहीं करना स्टार्ट करे पढ़ना? हम्म। हाँ, आपने अभी तक नहीं भेजा? इतना टाइम हो गया, मैंने इतने टाइम पहले बोला था, आपने अभी तक नहीं भेजे। हाँ, चलो ठीक है, भेज देना, फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, जितने चैप्टर करा दिए हैं उतने का मत भेजना अभी। आप ना 8th चैप्टर का भेजो, और इससे पहले जो चैप्टर करा था 7th, उसके भेजो। मैं दो दो चैप्टर करके आप भेजना। ठीक है, दो भेज दोगे फिर मैं उसके बता दूंगा। उसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए मैं बोल दूंगा आपको भेजने के लिए। समझ में आ गया? ओके, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे मंडे को। ठीक है, बाय।